हेलो एवरीवन, मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के नए लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम लोग 2023 की स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे और खासकर जो बचे हुए लगभग 4 महीने हैं अपने पास, उन 4 महीनों में हमें किस तरीके से पढ़ना चाहिए और किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है और अगर आज के सेशन को अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे तो मैं यह 100% की गारंटी लेता हूं कि आप अपने आत्मविश्वास के साथ साथ इस प्रारंभिक परीक्षा को भी उत्तीर्ण कर सकेंगे। ज़्यादा देर ना लेते हुए मैं आपको सीधे पॉइंट पर लाता हूं कि आज के सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूं कि हमारा समाज हमको हमेशा ताना मारता रहता है, हमारे आत्मविश्वास को चुनौती देता रहता है और समाज को ऐसा लगता है कि यह एग्ज़ाम तो हम लोगों से नहीं हो पाएगा। अक्सर आप लोगों ने सुना भी होगा कि भाई तुमसे तो नहीं हो पाएगा, और आज हम लोग उसी को गलत साबित करने के लिए प्रयासरत हैं। तो आप लोग इस लाइन को अपने स्टडी टेबल पर लिख लीजिए ताकि आपको ये मोटिवेशन देने का काम करेगा, क्योंकि लाइफ का मोटिवेशन कभी भी कहीं पर भी किसी से भी मिल सकता है। मैं अंकित कुमार आप लोगों का एजुकेटर, जहां पर मैं आप लोगों को यूपीएससी की कंप्लीट तैयारी कराने वाला हूं। मेरे बारे में यहाँ पर आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इस लेक्चर का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को ट्रेंड एनालिसिस बताऊंगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि अब हमें मेजरली किन किन चीज़ों पर फोकस करना है। साथ ही साथ प्रीलिम्स के सिलेबस को भी डिस्कस करूंगा बहुत 1 से 2 मिनट में। बाकी सिलेबस के लिए अलग लेक्चर्स मैंने प्लान किए हुए हैं। टाइम टेबल बताऊंगा कि इस समय क्या टाइम टेबल होना चाहिए, किस तरीके से रूटीन होना चाहिए। 3 तरीके से मैंने कैटेगराइज किया है टाइम टेबल को। पहला वो जो वर्किंग है, दूसरे वे जो प्रॉपर स्टूडेंट हैं, तीसरे वे जिन्होंने जो लोग अपना लास्ट अटेम्प्ट या सेकेंड लास्ट अटेम्प्ट देंगे। फिर हमारे लिए चैलेंजिंग पार्ट क्या है, उन चैलेंजिंग पार्ट को भी देखेंगे। साथ ही साथ पढ़ने का सही तरीका इस समय क्या है, टेस्ट सीरीज का सही यूज क्या है, पीवाईक्यू के साथ अभी क्या करने की ज़रूरत है, कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें ये भी मैं बताऊंगा। साथ ही साथ सी सेट के साथ हमें क्या करने की ज़रूरत है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमारा कंपटीशन किसके साथ है। अगर हमें अपने कॉम्पिटिटर के बारे में अच्छे से पता चल जाए तो हम अपनी तैयारी को एक अलग दिशा दे सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से 4 प्रकार के कॉम्पिटिटर बनाए हैं। पहले वे लोग जो अपनी रैंक सुधारने के लिए इस बार फिर से अटेम्प्ट देंगे, यानी कि वो पहले से ही सिविल सेवा में है, आईआरएस है, आईपीएस है, सबकी ड्रीम जॉब क्या होती है, आईएएस होती है। तो वो लोग फिर से इस बार अटेम्प्ट देंगे, उनके पास प्रशासन का भी अनुभव है और सिलेबस का भी अनुभव है। दूसरे वे लोग जो 2022 का अटेम्प्ट दे रहे हैं और दुर्भाग्यपूर्ण सफलता को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वो फिर से इस बार के अटेम्प्ट में देंगे। आज नोटिफिकेशन आ ही जाएगा प्रारंभिक परीक्षा का, 1 फरवरी से भरा जाएगा और 28 मई को प्रीलिम्स होगा। तीसरे वे लोग जो पूरे डेडिकेशन के साथ सिर्फ स्टूडेंट की भूमिका में दिल्ली, मुखर्जी नगर या फिर अन्य शहरों में पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्होंने सिर्फ यूपीएससी के अलावा किसी और से प्रेम किया ही नहीं है। चौथा, वे लोग जो इस तैयारी में काफी लंबे समय से हैं लेकिन गैप ले लिया था कि मालूम चला चलो 1 साल हम पूरे डेडिकेशन के साथ तैयारी करेंगे और अब हम 2023 के अटेम्प्ट में प्रिपेयर हो रहे हैं। तो यानी कि उनके पास पिछले एग्जाम का भी अनुभव है, हो सकता है प्री क्वालिफाई किया हो, मेंस क्वालिफाई किया हो, फाइनल स्टेज में असफलता मिल गई हो, तो वे लोग भी आएंगे। अब देखिए कि आपके पास इतने सारे कॉम्पिटिटर हैं विभिन्न क्षेत्रों से, तो क्या हमें अपनी तैयारी को और बेहतर करने की जरूरत है या नहीं? बिल्कुल है। अब हम उसके लिए स्मार्ट वर्क करेंगे और टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखेंगे। 120 दिन है, लगभग 2880 घंटे हैं, आप अपने हिसाब से टैकल कर सकते हैं। लगभग मैंने 10 प्लान बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। 1,72,800 मिनट है हमारे पास, हम उनको उस हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जीएस की स्ट्रेटजी बनाने के लिए मैं 10 वर्षों का जो एग्जाम पैटर्न रहा है प्रारंभिक परीक्षा का, वो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर हम ध्यान से देखें तो हमें ये पता चलता है कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी
और ज्योग्राफी। ये 4 मेजर सब्जेक्ट हैं जहां से लगभग 60 क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। अगर हम इनका एवरेज निकालें तो ये लगभग 60 क्वेश्चंस के आसपास आ जाते हैं। और आपने देखा होगा कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए मैक्सिमम 55 क्वेश्चंस सही करने होते हैं। यानी कि अगर हम इन 4 सब्जेक्ट्स को बहुत डीपली पढ़ लेंगे तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। मैं आप लोगों को वो रिसोर्सेज बता दूंगा जिसके दम पर मैंने हमेशा प्रारंभिक परीक्षा को उत्तीर्ण किया है। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। मेरे पास वो समय नहीं है, आप लोगों के पास भी उतना समय नहीं है कि अब हम नए रिसोर्सेज को फॉलो कर सकें। बस आपकी इच्छा हो तो आप उन रिसोर्सेज को देख सकते हैं। तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो सब्जेक्ट हैं ये बहुत ही मेजर सब्जेक्ट है। और इस समय पिछले 1-2 वर्षों से इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक का बहुत ज़्यादा क्रेज है और स्टूडेंट्स बहुत डरे हुए हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स का भी बहुत ज़्यादा डर बना हुआ है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस चीज़ की निश्चितता ना हो उसके ऊपर ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। जिसमें अप एंड डाउन ज़्यादा चले उसको लेके बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। अगर आप इन्वायरमेंट को देखें तो आपको एनवायरनमेंट को लेके थोड़ी सी कंसिस्टेंसी मिलेगी कि लगभग एवरेज 10 क्वेश्चंस तो पूछे ही जा रहे हैं। और साइंस एंड टेक को लेके जो है ना अनिश्चितता बनी रही है। देखिए बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल रही है कि यहाँ पे फ्लेक्सिबल चीज़ें नहीं हो रही हैं। और लगभग हम एवरेज 11 क्वेश्चंस देखें और करंट अफेयर्स में 12 क्वेश्चंस हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, लगभग 12 क्वेश्चंस। तो अगर हमें इसे टैकल करना है तो इन दोनों को हम लोग करंट अफेयर्स के दम पर टैकल कर सकते हैं। अभी हम इसको बताएंगे करंट अफेयर्स कहाँ से देखना है, कैसे देखना है, और साथ ही साथ इसका स्टैटिक पोर्शन हमें कहाँ से कवर करना है, ये भी सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। मेरा इस ट्रेंड एनालिसिस को बताने का सिर्फ इतना ही मतलब है कि अगर हम 10 वर्षों के पैटर्न को देखें तो प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए हमें सिर्फ मेजर 4 सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और इससे हमारी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएगी। रही बात सी साइट की, तो सी साइट में मेजरली 3 सेक्शन है जो कॉम्प्रिहेंशन का है, मैथ का है और साथ ही साथ रीजनिंग का है। और इस पेपर को क्वालिफाई करने के लिए हमें 80 में से सिर्फ 28 क्वेश्चन ही सही करने होंगे। इसके लिए बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं। और हम इसका एवरेज निकालें तो लगभग 27 क्वेश्चंस तो यहीं से आ जाता है, 27.73, 28 के आसपास। और हमारी रीडिंग स्किल अच्छी है तो मैं 100% आप लोगों के 100 में से 100% की एक्यूरेसी यहाँ पे ला सकता हूँ। आप लोग मेरे साथ इस कोर्स को फॉलो करिएगा तो मैं आप लोगों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैं सी सेट भी पढ़ाता हूँ और आप लोगों को सी सेट पढ़ाऊंगा ताकि सी सेट का जो डर है वो आप लोगों के अंदर हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और आप जो है ना इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे तो जो लोग मैथ से डरते हैं या फिर रीजनिंग से डरते हैं वो बिल्कुल भी ना डरें, क्योंकि जो भी चैलेंज है आप उन चैलेंजेस को सामने से फेस करिए और जो आपके स्ट्रेंथ हैं उस स्ट्रेंथ के दम पर आप इस एग्ज़ाम को, इस पेपर को क्वालिफाई करने की कोशिश करिएगा। अगर हम देखें कि ये जो पैटर्न है प्री एग्ज़ाम का, ये प्री एग्ज़ाम का सिलेबस बहुत ही अनडिफाइंड है। एक लाइन में पूरा सिलेबस दिया हुआ है और इससे हमें कुछ पता नहीं चलता। देखिए जनरल साइंस लिख दिया है, अब जनरल साइंस को डिफाइन ही नहीं किया है। यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रीलिम्स का सिलेबस डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, बस ये बताने वाला हूँ कि अब आप इसको लेके परेशान मत होइए। अगर आपने मेंस के सिलेबस को 360 डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया है तो आप एक अच्छी स्थिति में हैं। सी साइट का भी सिलेबस देखेंगे तो सी साइट का भी सिलेबस आपको ज़्यादा कुछ बताता नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन जो है ये एक मेजर पार्ट है जिसे मैं हमेशा से कहता हूँ कि इस पे बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए। और साथ ही साथ अगर लॉजिकल रीजनिंग जो है अगर हम इस पे फोकस करें और डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे ध्यान दें तो चीज़ें हमारे लिए आसान हो सकती हैं। मैं इसके सिलेबस के ऊपर आगे अभी चर्चा करूँगा जब सी साइट की क्लासेज लूँगा तो।
चलिए, आने वाले समय में हम लोग के लेक्चर्स यानी कि इकोनॉमिक सर्वे आ चुका है, इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर लेक्चर आएगा और ये प्री और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर होगा। बजट की भी क्लास होगी, बजट आज आ चुका है और अभी चल रहा है डिस्कशन, तो इसके ऊपर भी बहुत ही मेजर टॉपिक है, तो 1 या 2 दिन में मैं इसकी क्लास लूँगा। साथ ही साथ सी सेट की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, करंट अफेयर्स में मैक्सिमम मार्क्स कैसे लाएं, इसके ऊपर भी मैं चर्चा करने वाला हूं। साथ ही साथ आने वाला लेक्चर इकोनॉमी को पढ़ने का सही तरीका क्या है, यूपीएससी का सक्सेस फॉर्मूला जो मैंने बनाया है और उसके दम पर मैंने सफलता भी अर्जित की है, इंटरव्यू की स्टेज तक पहुंचा हूं, तो वो सफलता मैं आप लोगों को बताऊंगा। 2024 के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एम लक्ष्मीकांत की सीरीज लेकर आ रहा हूँ चैप्टर वाइज। साथ ही साथ रमेश सिंह की भी समरी लेकर आ रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ लक्ष्मीकांत, इंपॉर्टेंट टॉपिक लिस्ट ऑफ स्पेक्ट्रम, यानी कि स्पेक्ट्रम को देखकर हमें बहुत डर लगा रहता है कि स्पेक्ट्रम में हम क्या क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, वो लिस्ट भी आप लोगों के सामने लेकर आऊँगा। यूपीएससी की जो बुक लिस्ट और रिसोर्सेज हैं वो क्या है, जिससे हम मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके। ये है हमारा लप्सना का रोड मैप जो हमें लेकर जाएगा मसूरी। हर कोई मसूरी जाना चाहता है, लेकिन मसूरी पहुंचने के लिए हमें जो है, अगर जिन लोगों को थोड़ा सा ये वीडियो स्पष्ट नहीं दिख रहा है, इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी चल रहा है फरवरी में ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, यानी कि एक तरीके से अगर हम डिटेल 360 डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। प्रीलिम्स में 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है, पहला होता है कॉन्सेप्ट और दूसरा होता है फैक्ट, और तीसरी चीज़ मेंस में ऐड हो जाती है, वो हो जाती है एनालिसिस। तो एनालिसिस को अभी थोड़ा सा आप स्किप कर दीजिएगा, कॉन्सेप्ट और फैक्ट के ऊपर ध्यान दीजिएगा। पॉलिटी और इकोनॉमी मार्च में दीजिएगा, इकोलॉजी इन्वायरमेंट साइंस एंड टेक फिर टेस्ट और रिवीजन के लिए और सी सेट के लिए आप मई का महीना दे सकते हैं और 28 मई को प्रीलिम्स दे दीजिएगा। जून में जो है मेंस की तैयारी में लग जाइएगा जैसे ही प्रीलिम्स देकर आइएगा। हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हर एक चीज़ों को कैलेंडर में नहीं लिखते हैं। अगर जितने भी सफल लोग आप देखेंगे तो वो हमेशा कैलेंडर का यूज करते हैं और हर एक चीज़ों को डे बाय डे सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उस तरीके से मैंने आप लोगों का एक टाइम टेबल बनाया है, आप लोग देख लीजिएगा। जिसको जो सुटेबल प्लान लगे वो उसको फॉलो कर लेगा, और आपको लगता है कि आपको मेरी कोई ज़रूरत है तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। मेजर 6 सब्जेक्ट हैं प्रीलिम्स के लिए। आप इसमें आप ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, ये आपको पढ़ना चाहिए। साथ ही साथ मैं आप लोगों को जो पढ़ने का सही तरीका है वो कुछ इस प्रकार से है कि आप पॉलिटी के बाद पढ़ेंगे, जैसे ज्योग्राफी सबसे पहले पढ़ेंगे। क्यों पढ़ना चाहिए? क्योंकि ये सारे विषयों की जननी है, क्योंकि सारी जो उत्पत्ति है वो भूमि की वजह से हुई है। तो आप एक तरीके से भूमि के स्ट्रक्चर के बारे में ही जानते हैं, उत्पत्ति के बारे में जानते हैं, कैसे जो है ना पृथ्वी वर्क करती है। फिर आप देखेंगे कि इसी भूमि की वजह से ही सारे इतिहास हुए हैं। हर किसी को सत्ता चाहिए होती है, हर किसी को राजपाट चाहिए होता है, और राजपाट के लिए भूमि की जरूरत होती है। तो ज्योग्राफी की वजह से हिस्ट्री बनी, और इस हिस्ट्री की वजह से ही कानून बने। लोगों ने इतिहास की गलतियों को ध्यान में रखते हुए कानून की प्रक्रिया को बनाया, और उन्हीं कानूनों के और नियमों के बारे में हम लोग पॉलिटी के बारे में पढ़ते हैं, और उन्हीं कानून और नियमों के द्वारा जो है ना अर्थव्यवस्था काम करती है। आप देखेंगे कि पहले लाइसेंस प्रणाली थी, फिर उसको लिबरलाइजेशन के रूप में कन्वर्ट किया गया, तो एक तरीके से नियमों में संशोधन किया गया और उस तरीके से अर्थव्यवस्था काम करती है। फिर साथ ही साथ हम इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक को पढ़ने का सही तरीका कभी भी अडॉप्ट नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से ये जो सेक्शन है इन्वायरमेंट और साइंस एंड टेक, ये बहुत ही टफ हो जाता है हमारे लिए। तो मैं आप लोगों को एक फॉर्मूला बताना चाहता हूँ, जो मैंने 4 स्टेप बताए थे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ये आप लोग देख सकते हैं, अभी मैंने बताया। जो रीडिंग मेथड है, इकोलॉजी और इन्वायरमेंट आप तभी शुरू करें जब आपने ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ ली हो, साथ ही फिजिकल और इंडियन ज्योग्राफी आपने अच्छे से पढ़ ली हो, तभी आप जो है ना इकोलॉजी और इन्वायरमेंट को शुरू कर सकते हैं। जब इकोलॉजी और इन्वायरमेंट हो जाए तब आप साइंस एंड टेक को पढ़िए, इन दोनों को कनेक्ट करते हुए। और अगर आप इन दोनों को कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे तो ओवरऑल आपके मैक्सिमम मार्क्स
आ जाएंगे। तो पहले आप लोगों को पढ़ना है ज्योग्राफी, फिर सेकंड नंबर पे पढ़ना है इकोलॉजी एनवायरनमेंट, और तीसरे नंबर पे पढ़ना है साइंस एंड टेक। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी पहले की तुलना में ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। अब देखते हैं एस्पिरेंट के लिए सबसे चैलेंजिंग चीज़ें क्या क्या होती हैं। सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या होता है हमारा सी सेट, कि भैया जीएस में तो क्वालिफाई हो जाते हैं लेकिन सी सेट में तो हमेशा नैया डूब जाती है, और इस बार सी सेट को लेके और डर लग रहा है, क्या किया जाए। सी सेट की तैयारी मैं करवाऊंगा। और सी सेट इसलिए भी डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं क्योंकि हमारी जो पढ़ने की यानी कि जो रीडिंग स्किल है वो बहुत खराब है। रीडिंग स्किल अच्छी हो जाएगी तो कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन के दम पर भी प्री क्वालिफाई कर सकते हैं, सी सेट का पेपर क्वालिफाई कर लेते हैं। इकोलॉजी और इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, करंट अफेयर्स और इकोनॉमी। मैं इकोनॉमी का टीचर भी हूँ। इकोनॉमी का पढ़ने का सही तरीका क्या है? हम कहीं से भी किसी भी चैप्टर को शुरू कर देते हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन इकोनॉमी को पढ़ने और समझने का एक साइंटिफिक अप्रोच मैं बता देता हूँ। सबसे पहला जो स्टेप होता है, हम मुद्रा का इतिहास ही नहीं जानते हैं। पहले हमें ये जानना चाहिए कि मुद्रा एग्जिस्टेंस में कैसे आई, मुद्रा का इतिहास जानते हैं। अगर हम मुद्रा का इतिहास जान लेंगे यानी कि मनी का इतिहास जान लेंगे, तो फिर हमें दूसरे नंबर पर पढ़ना पड़ेगा दूसरा इतिहास, जो होगा भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास। भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास क्या रहा है? जैसे अक्सर कुछ लोग पढ़ते हैं औपनिवेशिक शासन से पहले का इतिहास या औपनिवेशिक शासन के समय का इतिहास। मैं कहता हूं कि इसके एक स्टेप पहले जाना चाहिए और पढ़ना चाहिए औपनिवेशिक शासन से पहले जो भारतीय अर्थव्यवस्था का इतिहास रहा है मुगल साम्राज्य का, और फिर साथ ही साथ अगर हम जाएं तो प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता से। हम सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हुए वर्तमान में आएंगे तो आप लोगों को चीज़ें आसान हो जाएगी। और मैं जब पढ़ाऊंगा तो सिंधु घाटी सभ्यता से लेके 2022 तक की कहानी इंटरकनेक्ट करके पढ़ा दूंगा, जिससे आपको लगेगा कि वाह, इकोनॉमी से आसान तो सब्जेक्ट कोई और है ही नहीं। तो ये चैलेंजिंग पार्ट है। इन चैलेंजिंग पार्ट के ऊपर हम लोग सिलसिलेवार जो है ना लेक्चर्स लाने वाले हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है आप लोगों के साथ? कंसंट्रेशन और फोकस की। जिंदगी में दो चीजें हैं जो इंसान का फोकस इस समय खराब कर रही है, खासकर युवाओं का। गर्लफ्रेंड और मोबाइल के नोटिफिकेशन कभी भी बच जाते हैं। हम करने वाले कुछ रहते हैं और हो कुछ जाता है। तो ये तो इनके नोटिफिकेशन कभी भी क्या ला देते हैं, भूचाल ला सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इनके नोटिफिकेशन को ऑफ रखना है ताकि आप फोकस होके 3 से 4 घंटे या जितनी भी देर आप पढ़ रहे हैं कंसिस्टेंसी से पढ़ सके। कुछ लोग 8 घंटे भी लगातार पढ़ लेते हैं। सबकी अलग अलग कैपेसिटी होती है, सबके अलग अलग माइंडसेट होते हैं। जिन लोगों को ये कोट जो है ना कहीं स्टेटस में लगाना हो तो भी लगा सकते हैं, लेकिन बात तो सच है ना। आप इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहिए 4 महीनों के लिए। अगर 4 महीनों के लिए अगर आप इन नोटिफिकेशंस को ऑफ रखेंगे तो फिर चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। चलिए अब हम लोग आते हैं टाइम टेबल पर, जो हम लोगों का इन 4 महीनों में एक्शन प्लान होने वाला है। सबसे पहली बात कि आप इनमें से कोई भी चूज कर लीजिए। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, वर्किंग वालों का अलग प्लान मैंने बनाया हुआ है। 10 से 12 प्लान बनाए हुए हैं, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। पहला प्लान जो है वो 8 घंटे का है, क्योंकि कम से कम 8 घंटे तो देने ही चाहिए। अगर 8 घंटे नहीं देंगे तो फिर किस बात का आप यूपीएससी का सपना देख रहे हैं। भाई इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है तो थोड़ा सा स्मार्ट बनिए ही बनिए, नहीं बनेंगे तो फिर कोई और बन जाएगा और वो आगे निकल जाएगा। तो प्लान ए में मैंने ये सोचा है कि आप लोग सिर्फ एक सब्जेक्ट को लेके चलें, और वो सब्जेक्ट ज्योग्राफी से हो सकता है क्योंकि अभी मैंने पढ़ने का तरीका बताया, और ज्योग्राफी का सिलेबस छोटा भी है। इसकी वजह से थोड़ी सी कंफर्टेबिलिटी जो है ना आपको बन जाएगी, और आप जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ले आएंगे। एक हफ्ते में, मुझे लगता है 1 हफ्ते से 10 दिन में जो है आप ज्योग्राफी को ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि पहले से थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आप इसको जल्दी से ख़त्म कर लेंगे। प्लान बी में है कि 8 घंटे दीजिए, ये आप प्लस भी कर सकते हैं। और आपको लगता है कि अरे भैया हमारा ज्योग्राफी में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट से शुरू कर दीजिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। फिर प्लान सी है, यहाँ पर भी 8 घंटे आप दीजिए, कम से कम 8 घंटे दीजिए, और यहाँ पे 2 सब्जेक्ट ले लीजिए। वो हमने सोचा है कि यहाँ पर इस प्लान में आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री लेके चलिए। आपका ध्यान यहाँ नहीं जाना चाहिए, अक्सर लोगों का ध्यान यहीं चला जाएगा, तो यहाँ पे मत जाइएगा, यहाँ पे जाइए ज्योग्राफी और हिस्ट्री पर। ज्योग्राफी और हिस्ट्री
अगर आपको लगता है कि नहीं पढ़ना चाहिए तो फिर मैंने उनके लिए प्लान डी बना के रखा है, 8 घंटे का 2 सब्जेक्ट, कोई भी 2 सब्जेक्ट लेकर आप शुरू कर सकते हैं और फिर अगला सब्जेक्ट फिर शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ मैंने फिर उनके लिए प्लान ई बनाया हुआ है, जो इन प्लान को फॉलो नहीं कर पाएंगे, उनको लगता है कि हमें तो सी सेट से डर लगता है, तो सी सेट वाले भी इसको फॉलो कर सकते हैं। 2 सब्जेक्ट ले लीजिए, कोई भी 2 सब्जेक्ट ले लीजिए, किसी से भी स्टार्ट करिए और सी सेट को ले लीजिए, क्योंकि सी सेट में आपको डर लगता है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, सी सेट वाले सेक्शन को। फिर अगले प्लान की तरफ आते हैं। प्लान एफ 8 घंटे का है, 2 सब्जेक्ट प्लस सी सेट और करंट अफेयर्स। आप इसको एक्स्ट्रा कर लेंगे तो करंट अफेयर्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेटेज मिल जाएगा। जनवरी 2022 से लेकर मार्च 2023 तक का करंट अफेयर्स पढ़ के जाइएगा। 15 महीने का कम से कम पढ़ के जाइएगा, जो इससे पहले का भी पढ़ सकते हैं, यानी कि जनवरी से भी पहले का पढ़ सकते हैं, तो ठीक है, इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं कि ये थोड़ा सा स्मार्ट वर्क होता है, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन इससे पहले भी आ जा रहे हैं तो आप छोड़ दीजिए, ऐसा परेशान मत होइए, क्योंकि आपको तो 55 ही लाने हैं ना मैक्सिमम। अब हम लोग आते हैं प्लान जी के ऊपर। ये 8 घंटे का होगा, 2 सब्जेक्ट ले लीजिए, एक सी सेट ले लीजिए और करंट अफेयर्स ले लीजिए। कोई भी 2 सब्जेक्ट से स्टार्ट कर दीजिए। वहाँ ज्योग्राफी और हिस्ट्री लेना था, अब यहाँ पे आप कोई भी 2 सब्जेक्ट लेकर शुरू कर सकते हैं अपनी जर्नी को। अब ये उनके लिए है जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उन लोगों ने भी सपना देखा हुआ है और वो चाहते हैं कि वो जॉब करते हुए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। तो वो कम से कम 5 घंटे तो पढ़ें ही पढ़ें अपने ऑफिस टाइम के अलावा, और आप उसमें एक सब्जेक्ट लेकर चल सकते हैं और उसको ज्योग्राफी से शुरू करिए। ज्योग्राफी से शुरू करने से ये होगा कि आपका जो इंटर कनेक्शन है अन्य सब्जेक्ट के साथ वो अच्छा बन पाएगा। जो प्लान आई है वो 5+ आवर का है, 2 सब्जेक्ट ले लीजिए, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, या फिर आप कोई 2 और सब्जेक्ट ले लीजिए जिसमें जो इन दोनों के अलावा हो, जिसमें आप इंटरेस्ट डेवलप करते हो अपना। साथ ही साथ प्लान जे है, जो 5 से ज़्यादा घंटों के लिए है, 2 सब्जेक्ट प्लस सी सेट ले सकते हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री ले लीजिए या फिर कोई और सब्जेक्ट ले लीजिए, ताकि आप जो है अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हेल्प कर सकें। अब ये देखिए, मैंने एक विनर प्लान बनाया हुआ है, जिससे आपको डेफिनेटली सफलता मिलनी ही मिलनी है। ये बात आप लोगों को भी पता है, लेकिन चीज़ें ऑन पेपर होने से क्या हो जाती है, चीज़ें आसान हो जाती हैं। हम कोई भी चीज़ दिमाग में रखते हैं तो वो चीज़ें हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ हमने लिख कर रखी हुई है तो हम उसको कहीं से भी ढूंढ कर उसको एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये विनर प्लान क्या है, इन 4 महीनों में जो भी आपके पास घंटे हैं उनमें मैक्सिमम आवर्स आप पढ़ने के लिए दीजिए, जिसमें आप 2 सब्जेक्ट ले लीजिए, जीएस के कोई भी 2 मेजर सब्जेक्ट ले लीजिए। मैं रिफ़र करूँगा कि आप ज्योग्राफी और हिस्ट्री ले लीजिए, फिर सी सेट ले लीजिए और करेंट अफेयर्स। इन 4 सेक्शन में अपने आप को डिवाइड कर लीजिए और कंसिस्टेंसी से आप अपने आप को फॉलो कर लीजिए। जब आप सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे तो आपके लिए सबसे मुश्किल चीज़ क्या हो जाएगी, मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज। सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि टेस्ट सीरीज कौन सी फॉलो करें। अब तो ऑनलाइन का दौर है, तो आप लोग मोबाइल में या एप्लीकेशन पर या वेबसाइट पे जाके टेस्ट देते होंगे, आपको आसान भी लगता होगा, टाइम भी बच जाता होगा। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप इस पैटर्न को लिमिटेड ही रखिए कि आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं। जो लोग ऑफलाइन सेंटर में जाके टेस्ट दे सकते हैं वो ऑफलाइन सेंटर को सबसे पहले प्रेफर करें। दूसरा, इसी टेस्ट पेपर को आप प्रिंट आउट लीजिए, अपने कमरे को बंद करिए और 2 घंटे तक पूरे एग्जामिनेशन हॉल को फील करते हुए टेस्ट पेपर दीजिए। फिर आप उसको इवेलुएट करिए और इवेलुएट करने के बाद जो क्वेश्चंस गलत हुए उन क्वेश्चंस के हिसाब से टॉपिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ लीजिए, तब आप टेस्ट सीरीज का इवेल्युएशन सही तरीके से सही मायने में कर पाएंगे। करंट अफेयर्स आप लोगों के लिए बहुत ही चैलेंजिंग पार्ट रहा है और आप लोग मेरे साथ करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं और मैं 18 मंथ का करंट अफेयर्स कवर कराने जा रहा हूं। 15 फेब से ये बैच शुरू हो रहा है। ये फीस मैंने जो है ना 500 रखी हुई है 1000 स्टूडेंट्स के लिए जो पहले आएंगे।
टेलेडमी पर क्लासेज होंगी और ये सभी लेक्चर्स रिकॉर्डेड होंगे, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में होंगे, कोई भी लाइव सेशन नहीं होगा। ये आप लोग ऐसा मत समझिए कि लाइव सेशन होगा, सारे रिकॉर्डेड सेशन होंगे। और मैं किस तरीके से पढ़ाऊंगा, जो करंट का टॉपिक है उसको स्टैटिक पोर्शन से कनेक्ट करते हुए पढ़ाऊंगा, ताकि करंट और स्टैटिक का कॉम्बिनेशन बन सके और प्रीलिम्स एग्जाम में आप सही आंसर को टिक लगा सकें। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है और कॉलिंग नंबर भी अवेलेबल है, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। टी सेट के लिए भी मैं बैच लॉन्च कर रहा हूँ 15 फेब से। इसकी भी फीस मैंने बहुत नॉमिनल रखी हुई है, 500, 1000 स्टूडेंट्स के लिए। ये भी क्लास यहीं पर होगी और आप इस नंबर पर या व्हाट्सएप पर कॉल पर अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जो स्टूडेंट 2023 के लिए पर्सनल मेंटरशिप मुझसे चाहते हैं, ओनली 50 स्टूडेंट्स के लिए मेंटरशिप है, सिर्फ 50 स्टूडेंट हैं जिनको मैं लूँगा, ताकि टाइम मैनेजमेंट का भी मेरे साथ इशू रहता है, ताकि उन स्टूडेंट्स को बेहतर तरीके से गाइड कर सकूं। और ये 50 स्टूडेंट्स में से 50 प्लस स्टूडेंट्स की तो 100% गारंटी है कि वो प्री क्वालिफाई करेंगे, अगर वो मेरी बात को इन 4 महीनों में फॉलो करेंगे तो। क्योंकि मैंने खुद क्वालिफाई किया है, तो आप भी कर सकते हैं। मैं भी एक सामान्य व्यक्ति था, बहुत गरीब था, पैदल चलता था, आज भले कार है, लेकिन पहले तो गरीब ही था ना। लेकिन नॉलेज ने क्या कर दिया, थोड़ा बहुत स्तर को बेहतर कर दिया। अब पीवाईक्यू के साथ क्या करना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना। 2014 से लेके, कुछ लोग कहते हैं कि 1995 से लेके 22 तक, आप वो मत फॉलो करिए, 2014 से लेके 2022 तक, क्योंकि 2013 में पैटर्न चेंज हो गया था। तो 2014 से लेके 22 तक जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आप उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, टॉपिक्स रिपीट होते हैं, क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते। लेकिन कभी कभी 100% रिपीट हो जाता है, कभी 90% हो जाता है, कभी 70% क्वेश्चंस रिपीट हो जाता है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि 2014 से लेके जो भी 22 तक जो भी टॉपिक्स पढ़ें, उनको कम से कम अच्छे से तो पढ़ लें। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे पार्लियामेंट, आपको पता ही है कि क्वेश्चंस आते ही हैं, फंडामेंटल राइट से क्वेश्चंस आते ही हैं, इन्फ्लेशन से क्वेश्चंस आते ही हैं, बैंकिंग से क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उनको पढ़ लीजिए ना। और हैबिट ये डालिए कि आप क्वेश्चन को सही से पढ़ने की हैबिट डालिए। हम लोग क्या करते हैं, नहीं, शब्द अक्सर भूल जाते हैं पढ़ने में, सिर्फ शब्द भूल जाते हैं, केवल, तभी। और ये इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि हमारी जो रीडिंग स्किल है, जो पढ़ने की हैबिट है, वो अच्छी नहीं है। तो हम इसको बेहतर कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का मैंने सही यूज आपको बता दिया। आप हमारी भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, उसको मैंने 500 में लॉन्च किया है। 30 टेस्ट हैं, जहाँ पे 25 जीएस के हैं और 5 सी सेट के हैं। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी इच्छा है, ये ऐसा कुछ नहीं है कि ज़बरदस्ती ज्वाइन करना, आपकी चॉइस है। तो टेस्ट सीरीज का सही यूज क्या है कि आप जो है ना ऑफलाइन दीजिए। क्यों? क्योंकि आपको 2 घंटे तो ऑफलाइन ही देना है, जब आपको 28 मई को पेपर देना होगा, तो इसलिए आप प्रिंट आउट लेकर ही इसको सॉल्व करिए। रही बात सॉल्यूशन की, तो मैंने आप लोगों को सॉल्यूशन बता दिया है ना। अब देखिए, हर उम्मीदवार का सपना होता है कि हम लक्ष्य ना पहुंचे, फाइनल डेस्टिनेशन ये होता है। इस स्टेज में प्री मेंस इंटरव्यू कहीं पर भी आपको मेरी ज़रूरत पड़ती है, तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। अभी डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा, अभी स्क्रीन पर भी नंबर शो किया था। और इस जर्नी में मैं हमेशा हेल्प करने वाला हूँ। और इस चैनल पर आपको बैक टू बैक लेक्चर्स आने वाले हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। और आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं कि ये किस तरीके से लेक्चर आपको हेल्प कर पाया, और कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक सुनहरा मौका दे रहा हूं कि आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी जुड़ सकते हैं। फ्री कंटेंट के लिए आप इस नंबर पर मैसेज करिएगा, जैसी आपकी क्वेरी होगी उस क्वेरी पर। जल्द ही हम वेबसाइट भी लॉन्च कर रहे हैं, उस पर काम चल रहा है upscadda.com पे, तो आप वहां पर भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि इन 4 महीनों में कैसे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें।
फिर भी अगर मुझसे कोई पॉइंट छूट गया और आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन सारा खेल टाइम मैनेजमेंट का ही है। और रिसोर्सेज क्या फॉलो करने हैं, कोई नए रिसोर्स इस समय मत फॉलो करिएगा। जो रिसोर्स आप फॉलो कर रहे हैं या फिर आपने खुद के नोट्स बनाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कोशिश बिल्कुल भी मत करिएगा कि आप कोई नया रिसोर्स इस समय फॉलो करें। मैंने जो रिसोर्स फॉलो किए हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, उसका लिंक मैं दे दूंगा आप लोगों से। बस ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो दुनिया बोलती है उसी को गलत साबित करना है, और अगर आपने गलत साबित नहीं किया तो वो सही साबित हो जाएंगे, और ज़िंदगी भर आपको इसी मलाल के साथ जीना होगा। तो मैं अंकित कुमार आप लोगों से अलविदा लेता हूँ, मिलता हूँ अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।